तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे लुफेंग कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी के साथ मौजूद था और सिटी लॉर्ड ने वहाँ पे सबके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि आज से ठीक 10 साल बाद प्राइमल स्टार अपीयर होने वाला है। जो भी वहाँ जाना चाहता है अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे। लेकिन साथ ही यह भी वार्न किया कि वह जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वहाँ पे किसी टॉप रेस के कल्टीवेटर का मारा जाना भी बिल्कुल कॉमन बात है। वहाँ पे एक वेनरेबल भी मर जाए तो भी कोई बड़ी खबर नहीं होगी। यह सुन के सबकी रूह कांप गई थी, लेकिन लुफिंग का ऑलरेडी प्लान बन चुका था। और अब आगे तो गाइस, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लुफेंग को उसके मास्टर किंग तुयान और वेनरेबल ब्लड किंग दोनों के साथ देखते हैं। ब्लड किंग सीधा लुफेंग के पास आता है और एक ऑफर देता है। कहने लगता है कि यार, तेरा जो सुप्रीम ट्रेजर आर्मर है ना, वह मुझे थोड़ी देर के लिए बोरो कर दे। बस तब तक चाहिए जब तक मैं प्राइमल स्टार से सेफ वापस नहीं आ जाता। और इसके बदले में वह उसे पेमेंट देने का वादा करता है। लेकिन मास्टर किंग तुयान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं और वह बंदा खुद भी मना कर देता है। कहता है कि भाई, मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे वेनरेबल लोंगयू आ जाते हैं और यह भी सीधा लुफेंग के पास आते हैं और बोलते हैं, मैं तुझसे तेरा सुप्रीम ट्रेजर आर्मर बोरो करना चाहता हूँ। चिंता मत कर, खाली हाथ नहीं आया। इसके बदले में मैं तुझे अपने 10 हेवन ट्रेजर्स देने का रीपेमेंट करूंगा। बस मुझे वह तब तक चाहिए जब तक मैं प्राइमल स्टार से सेफ वापस न आ जाऊं। यह सुन के बाबाता तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है, लुफेंग, अगर मैंने जो सुना वो सच है तो यार ये डील तो बहुत कमाल की है। जरा सोचो, 10 हेवन ट्रेजर्स। लेकिन मास्टर किंग तुयान का चेहरा देखने वाला था। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह क्लियरली अपना मूड शो करते हैं। अब इससे पहले कि लुफेंग कोई जवाब दे, तभी यहाँ पे सेकंड ब्रदर भी ऑन द स्पॉट आ जाते हैं और वो भी बेसिकली लुफेंग से ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वेनरेबल लोंगयू को देखा, समझ गए कि यहाँ पे ये भी सेम काम के लिए आया है और वह थोड़े से लेट हो गए हैं। अब वह लुफेंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वेनरेबल लोंगयू भी वही चीज लेने आए हैं, लेकिन अगर तुम मुझे वह दो तो भाई मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक बार मैं ट्रेजर के साथ सेफली प्राइमल स्टार के अंदर पहुँच जाऊँ और वापस आते वक्त मैं तुम्हारे लिए 3 टॉप क्लास सुप्रीम ट्रेजर्स लेकर आऊंगा। वह सारे तुम्हारे होंगे। 3 सुप्रीम ट्रेजर्स सुन के तो बाबाता के होश ही उड़ गए। लेकिन तभी बाबाता खुद एक इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट आउट करती है, लुफेंग, तुम्हारे जो भी ट्रेजर्स है ना, वह सब तुम्हारे सोल से कनेक्टेड है। अगर हमने गलती से भी उन्हें अलग करने की कोशिश की तो तुम्हारे सोल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और जो भी फोर्सफुली उससे करेगा उसकी बॉडी भी कोलैप्स कर सकती है। यह सुनते ही बाबाता थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हारे वेनरेबल लोंगयू वाली डील ही चूज करनी चाहिए। तभी लुफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, माफी करना, लेकिन मैं अपना कोई भी ट्रेजर आप लोगों में से किसी को भी नहीं दे सकता। वह इसीलिए क्योंकि मैं खुद भी प्राइमल स्टार में जा रहा हूँ। यह सुनते ही मास्टर किंग तुयान, जो अभी वाइन पी रहे थे, उनका गला रुक गया। पूरा रूम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बार बार कहते हैं, क्या पागल हो गए हो? ऐसी जगह जाने का सोचा कैसे? बहादुरी दिखाना और खुदकुशी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो तुम करने जा रहे हो यह खुदकुशी है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। वह जगह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है और ना तुम जाओगे और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुन के लुफेंग अपने मास्टर से सीधा बात करता है, मास्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, आपने मुझे ट्रेन किया है। अपनी ट्रेनिंग पे थोड़ा यकीन कीजिए। मैं वहाँ जाके खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा और एक दिन आपको मेरे इस फैसले पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। यह कॉन्फिडेंस सुन के मास्टर एक पल के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं। यह उन्हीं का स्टूडेंट है, जिद तो करेगा ही। ब्लड किंग भी इस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ता है और कहता है, वैसे मैं भी लुफेंग से उसका ट्रेजर लेने आया था, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख के लग रहा है मैं ये कहता ही नहीं, वरना मुझे भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। चलो फिलहाल एक ड्रिंक करते हैं और थोड़ा एटमॉस्फेयर लाइट अप करते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लुफेंग और उसका मास्टर दोनों एक अलग ही स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ दोनों, और वहाँ पे एक सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही थी। मास्टर किंग तुयान लुफेंग की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं, बच्चे, तुम्हें भी पता है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह जगह थोड़ी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पे एक वेनरेबल का मारा जाना भी बिल्कुल आम बात हो चुकी है। लेकिन लुफेंग बिल्कुल काम रहता है। वह कहता है, मास्टर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ से जिंदा और सही सलामत वापस लौटूंगा। ये सुनते ही मास्टर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुमने अगर अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पे अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। और जैसा कि तुमने कहा है कि तुम वहाँ जाके खुद को प्रूव करके दिखाओगे, मुझे निराश मत करना। दूसरों को
खुद के ऊपर हंसने का मौका बिल्कुल मत देना। अब यहाँ पे लूफेंग भी अपने मन में एक चीज ठान लेता है कि हर हाल में उसे वह खोया हुआ ट्रेजर हासिल करना ही होगा, क्योंकि उसके मास्टर सिंह इन माउंटेन गेट ने एक बार बताया था कि उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी आर्मर यन एम्परर के हवाले छोड़ दिया था और लूफेंग को वह आर्मर वापस लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर बुआ को देखते हैं जो अपने बाकी के साथियों के साथ फिशिंग करने में बिजी था। हेवनली रिवर के अंदर फिशिंग करते हुए उसे काफी मजा आ रहा था, लेकिन इस दौरान वह बार बार लूफेंग के इस फैसले के बारे में सोच रहा था कि आखिर इतनी कम कल्टीवेशन के साथ और इस उम्र में प्राइमल स्टार जाना कैसे पॉसिबल है। वहाँ पे जाना तो सीधा मौत को दावत देने जैसा है। उसके मन में यह सवाल आता है कि अगर लूफेंग को वह चीज हासिल करनी ही है तो कोई और रास्ता नहीं चुन सकता, क्योंकि प्राइमल स्टार का दूसरा नाम ही मौत है भाई। तभी फिशिंग करते हुए उसका कांटा एक बहुत बड़ी और रेयर क्रीचर पे पड़ जाता है और एक ही हाथ में उसे पकड़ के अपने स्टोरेज स्पेस में रख लेता है भाई, एफर्टलेस। लेकिन साथ ही वह यह भी सोचता है कि लूफेंग के पास जो ट्रेजर्स है ना, उन्हें देख के इतने टॉप क्लास वेनरेबल्स और हाई पावर हाउसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक बार वो सब किसी दूसरे के हाथ लग गए ना तो हम लोगों के लिए न्यूज अच्छी नहीं होगी। वह बंदा क्लियरली समझ रहा था कि लूफेंग का यहाँ से चले जाना ह्यूमन रेस के लिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है। बाबाता और बाकी सब रेडी हो जाते हैं। बाबाता लूफेंग को एक्सप्लेन करती है, मैं जानती हूँ तुम्हें यान गॉड क्लैन की टेरिटरी में जाना है, लेकिन वह जगह यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। फॉर्चुनेटली तुम्हारा जो सेकंड क्लोन था, जब वह यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा था, उसने कई जगह पे टेलीपोर्टेशन टोकन्स एक्टिवेट कर दिए थे और उनमें से यह एक पॉइंट यंग गॉड क्लैन तक जाने का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। अगर हम इसके जरिए से आगे बढ़े तो काफी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। अब यह सुन के लूफेंग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, स्पेशली उसकी नई सिल्वर गैलेक्सी शिप को वो आजमाना चाहता था और वो कहने लगता है, चलो अब जब हमारे पास डेस्टिनेशन पता चल गया है तो इस शिप की रफ्तार भी आजमाते हैं। लूफेंग अपने स्टोर स्पेस से निकालता है अपनी सिल्वर गैलेक्सी शिप और सीधा यह चारों उसमें सवार हो जाते हैं। एरो किंग भी साथ था। लूफेंग शिप स्टार्ट करने का कमांड देता है और बाबाता जैसे ही कमांड पाते हैं फटाफट से शिप को स्टार्ट कर देते हैं और इस शिप की स्पीड देख के तो बाबाता कम्प्लीटली स्पीचलेस हो गई थी। शिप ने यहाँ पे 800 लाइट स्पीड को बहुत ही कम टाइम में अचीव कर लिया था। ये देख के तो लूफेंग भी शॉक था और बाबाता कहने लगती है, वाकई में जैसे मैंने अंदाजा लगाया था यह बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रही है। अब पलके झपकते ही 3 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका था। फाइनली लूफेंग और उसकी पूरी टीम पहुंच चुकी थी यान गॉड के रेल्म में। लूफेंग इस जगह के बारे में बताता है कि इसी सीक्रेट रेल्म से ही यान क्लैन का बैटल आर्मर और वह मेटल प्लेट, यह सब यहाँ से ही ओरिजिनेट हुए हैं। हालांकि अर्थ क्लैन और यान क्लैन दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे यह एक दूसरे से सेपरेट होते गए और आज इन्हें बिल्कुल अलग ट्राइब के रूप में देखते हैं। तभी बाबाता बताने लगती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों का रेस सेम है, यह फिर भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही लड़ते हुए आए हैं। इनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से यह तो ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन बनके एलियन रेसेस का साथ देते हुए आए हैं। इनके अंदर ह्यूमंस के लिए जो नफरत है उसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। जिसपे लूफेंग कहता है, चिंता मत करो, मैं अपने मास्टर की सारी वार्निंग्स फॉलो करूंगा, मैं बेवजह किसी से भी नहीं उलझूंगा। और यहाँ पे हम दूर से यन एम्परर को देखते हैं जो यह सारा नजारा अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे और वह काफी ज्यादा खुश थे और कहने लगते हैं, जरा देखो मेरा थर्ड जूनियर ब्रदर यहाँ आ ही गया। लेकिन अंदर ह्यूमंस के लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी देख के बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि तुम तो भूल ही गए हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिनके लिए आज तुम यहाँ आए हो। उन्हीं लोगों ने अपने फायदे के लिए तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और तुम क्या सोचते हो मैं एक ऐसी रेस जो बस मतलबी है उसके हवाले अपना रेवोल्यूशनरी आर्मर छोड़ूंगा? लाख कोशिश कर लो, मैं फिर भी वह तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और तभी वह अपने पावर्स का यूज करते हुए लूफेंग के आसपास के पूरे एरिया को कम्प्लीटली फ्रीज कर देता है, यानी कि यहाँ से टेलीपोर्ट करना अब बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ पे लूफेंग फ्रीज हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन यह लूफेंग है, ये रुकने वाला थोड़ी ना है। वह सीधा सिल्वर विंग्स के सेकंड लेवल को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ता रहता है, इतना फास्ट कि वह लाइट की स्पीड तक भी पहुंच चुका था। लेकिन एज वी नो लूफेंग कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसे एक सेकंड में ही समझ आ गया कि यह सब कुछ यान एम्परर का किया था, यानी कि उसके सेकंड सीनियर ब्रदर का। तभी बाबाता उसे सारी बातें बता देती है कि आसपास के कोऑर्डिनेट्स को भी कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है। यह देख के लूफेंग हंसा और बोला, अगर मैं उड़ के भी जाऊंगा तो भी मुझे कम से कम 150 साल तो लग ही जाएंगे और मैं इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। और यह बात एक ही चीज साफ कर रही है कि मेरा सेकंड सीनियर ब्रदर ये रेवोल्यूशनरी आर्मर कभी मेरे हाथ लगते ही नहीं देना चाहता। लगता है वह उसे अपने पास रखना चाहता
बताता है हालांकि ये ट्रेजर मेरा है, मास्टर ने मुझे दिया है। अब यहाँ पे लुफेंग फिर से आगे बढ़ने लगता है और ये चीज यान एम्परर को काफी ज्यादा खटकती है। भाई तूने तो इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था, इसे तो पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा ढीठ कैसे निकला जो आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद वह कहने लगता है ठीक है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, अब जो भी होगा इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। और यह एक थ्रेट था भाई, सीधा, क्लियर और बहुत हैवी। अब तभी हम लुफेंग को देखते हैं भाई, यहाँ पे वह तो स्पेसशिप के अंदर बैठ के मस्त कॉफी के मजा ले रहा था फुल रिलैक्स मोड में, और वह अच्छे से जानता है कि इस टाइम उस पे नजर रखी जा रही है। तभी स्क्रीन पे काफी सारे मैसेजेस आते हैं। सेवन सोर्ड किंग और स्टार फैंटेसी किंग दोनों ने मैसेज किया। सेवन सोर्ड किंग कहता है कि यहाँ चारों तरफ बस यही बात चल रही है कि तुम यान क्लैन की टेरिटरी के काफी ज्यादा करीब हो, लेकिन तुम वहाँ कर क्या गए हो। और स्टार फैंटेसी किंग पूछती है क्या यह बात सच है कि यूनिवर्स के बड़े बड़े पावर हाउसेस तुम्हें हंट करने के लिए आ रहे हैं। तभी लुफेंग नोटिस करता है कि जो आसपास का एरिया लॉक किया गया था उसका दायरा काफी श्रिंक हो चुका है, यानी कि अब वह आगे टेलीपोर्ट कर सकता है। यह देखते ही मास्टर किंग टूयन की तो सटक जाती है, वह इमीडिएटली लुफेंग को मैसेज भेजते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वह स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। वह चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने अपने डिसाइपल को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, ना ही मैं ऐसे टेंशन में सुकून से बैठ सकता हूँ, तुम्हें अभी के अभी वापस आना होगा। लेकिन यहाँ पे लुफेंग सारी चाल समझ जाता है। यन एम्परर बेसिकली उसे मेंटली भी टॉर्चर करना चाहता है ताकि उसके दिमाग में यह डर बैठ जाए कि अगर वह यन एम्परर के थोड़ी भी करीब आया तो उसका डेथ कंफर्म है, जिसके चलते लुफेंग का कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो जाए। बात तो सीधी है ना, पहले रास्ता ब्लॉक करो, फिर मास्टर से डराओ, फिर पावर हाउसेस भेजो, फुल मेंटल गेम। लेकिन लुफेंग तो यहाँ पे सिर्फ स्माइल करता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पे लुफेंग फिलहाल के लिए टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है और अपनी स्पेसशिप भी रख चुका था, लेकिन जैसे ही वह उसे रखता है तभी दो टॉप पावर हाउसेस यहाँ पे आ जाते हैं जो कि लुफेंग को ही हंट करने के लिए आए हुए थे, पर फिलहाल वह सही टाइम का वेट कर रहे थे। इस दौरान बाबाता उस स्पेशल लॉक टॉर्नेडो के बारे में बताती है जिसके जरिए से वापस से यहाँ की जगह कम्प्लीटली सील होने वाली थी, और वह लुफेंग से कहती है कि अब तो हम बुरे फंसे। लेकिन लुफेंग किसी भी चीज से डरता ही नहीं, वह कहता है चलो आगे चल के देखते हैं कि आखिर यह चीज है तो है क्या। और फिर बाबाता को भी ना चाहते हुए इस मौत के मुंह में जाना पड़ता है साथ। अब हम देखते हैं कि लुफेंग एंटर तो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका सामना यहाँ पे डीमन रेस के यूनिवर्स लॉर्ड से हो जाता है। ये देख के बाबाता काफी ज्यादा डर चुकी थी और वह पीछे से ही लुफेंग को वार्न करती है तुम थोड़ा संभल के रहना, भूलो मत कि यह एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है जिसका सामना तुमसे हुआ है और यह प्रोबेबली तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया है। यह बंदा आते साथ ही अपना फायर डोमेन अनलीश करता है, जिससे बचने के लिए लुफेंग यहाँ से एस्केप तो करता है, लेकिन तब तक डीमन रेस का एक और बंदा भी आ धमकता है और वह आते साथ ही अपना सैंड डोमेन एक्टिवेट कर देता है। दो डोमेन्स का अटैक एक साथ लुफेंग के ऊपर हो रहा था। यह देख के लुफेंग भी यहाँ पे अपने अटैक्स को एक साथ अनलीश करता है और स्वॉर्ड से जैसे ही दो अटैक करता है तो दोनों के डोमेन को वह अपने करीब आने से रोक लेता है। इस दौरान दोनों का डोमेन वापस उसकी तरफ चार्ज करता है। यहाँ पे जो सैंड रिवर वाला बंदा था वह लुफेंग को कम्प्लीटली अपने शिकंजे में ले चुका था। लुफेंग की बॉडी पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और तभी वह बंदा कम्प्लीटली उसे मसल के रख देता है और कहने लगता है फाइनली इस लड़के का चैप्टर अब हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। यूनिवर्स ओवरलॉर्ड बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे लुफेंग के सारे ट्रेजर्स मिलने वाले थे, और इसी खुशी के साथ जैसे ही वह अपनी मुट्ठी ओपन करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल खाली। शॉक लग जाता है उसे। तभी उसका दूसरा साथी लुफेंग की लोकेशन डिटेक्ट करता है और लोकेशन सेंड करता है। दोनों हैरान है कि ऐसी सिचुएशन में भी यह ट्रैवल कर कैसे पा रहा है, वह स्पेस टेलीपोर्टेशन यूज कर पा रहा है, यह कैसे पॉसिबल है। अब बिना किसी देरी के वह वापस से अपना डोमेन यूज करता है, लेकिन कोई भी अटैक लुफेंग को छू तक नहीं पाता। और तभी वह बंदा समझ जाता है नहीं, यह टेलीपोर्ट नहीं हो रहा बल्कि यह एक मिस्टीरियस स्पेक्ट्रल टेक्निक यूज कर रहा है जिससे खुद की बॉडी को हर एक अटैक से डॉज करवा पा रहा है। वह यहाँ के लॉस के साथ फ्यूज हो चुका है। बाबाता तभी बताती है एक बार अगर लुफेंग की जो डेमोनिक क्लोन बॉडी है वह डोमेन के साथ फ्यूज हो जाए ना तो फिर तो यह किसी इमॉर्टल जैसी बन चुकी होगी, कोई भी अटैक इसे कुछ नहीं कर सकता। अब यान एम्परर को भी लुफेंग की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो चुका था और वह मन ही मन खुश भी था कि एटलीस्ट मास्टर ने किसी वर्दी पर्सन को ही हमारा थर्ड जूनियर ब्रदर बनाया है। लेकिन उसे पता था कि एंड में जिसने उसको लुफेंग को मारने के लिए हायर किया है वह लोग उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन लुफेंग भी
बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता और हमें पता चलता है कि उसने ऑलरेडी अपने सारे ट्रेजर्स ह्यूमन टेरिटरी की तरफ भेज दिए हैं। मतलब यह लोग बिल्कुल फालतू में लड़ रहे हैं। जिसके बाद लुफेंग की डिमोनिक क्लोन बॉडी सीधा ऊपर देख के यान एम्पर से बात करती है और कहती है, मैं तुम्हारी चालों से अच्छे से फेमिलियर हूँ, लेकिन याद रखना जो चीज मुझे मास्टर ने दी है उसे मैं हासिल करके रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी कोई भी चीज छोड़ता नहीं। अब तभी लुफेंग जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, पीछे से मैकेनिकल रेस का एक एक्सपर्ट आके उसकी बॉडी पे एक हैवी प्लैनेटरी लेवल अटैक कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि लुफेंग की डिमोनिक क्लोन बॉडी के ऊपर जो आर्मर लगा था वह तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब सारे उसे घेरने लगते हैं और सब कह रहे हैं कि अब तुम्हारा चैप्टर क्लोज होने वाला है, लेकिन यही तो लुफेंग का असली प्लान था। वह स्माइल करता है और फिर वह खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे काफी सारे लोगों की डिवाइन बॉडी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। एज वी नो, लुफेंग सब कुछ पहले से कैलकुलेट करके रखता है। जो एक्सप्लोड हुआ वह उसकी डेमोनिक क्लोन बॉडी का एक दूसरा फैंटम था। यह नजारा देखते ही यन एम्परर का दिमाग सटक चुका था, पर वह जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। प्राइमल स्टार खुलने का टाइम अब बहुत पास आ चुका था। वह लुफेंग की तरफ देख के कहता है, मेरे थर्ड जूनियर ब्रदर, बहुत जल्द हमारा सामना भी जरूर होगा और वह प्राइमल स्टार में होगा। वहाँ पे मैं तेरी खूब अच्छे से खातिरदारी करूंगा। उम्मीद करता हूँ तब तक तुम अपने सेकंड सीनियर ब्रदर का इंतजार करोगे। और तभी लुफेंग तेजी से आगे बढ़ते हुए सिटी लॉर्ड से कांटेक्ट करता है। सिटी लॉर्ड भी हैरान है कि आखिर वह यॉन क्लैन की टेरिटरी के पास क्यों गया और उसने अपना डोमेन सबके सामने एक्सपोज कर दिया। लेकिन लुफेंग कहता है, मास्टर, मुझे अगर प्राइमल स्टार पे जाना है तो मुझे पहले वह चीज हासिल करनी ही होगी जो कि मेरी है, और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। सिटी लॉर्ड को लुफेंग की फिक्र तो हो रही थी, लेकिन अपने डिसाइपल पे बहुत ज्यादा यकीन था, और तब जाके वह बस इतना कहता है, यन एम्परर को हल्के में मत लेना। वह हमारे रेस से बिलोंग करता था, लेकिन अब वह ह्यूमन रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। एक ट्रेजर के लिए उसने अपने पूरे साथियों को एलिमिनेट कर दिया था। सजा दी गई थी, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। हम लोगों ने पूरी कोशिश की उसे ठीक करने की, लेकिन एंड में वह हमारा होके भी बाहरी लोगों का बन गया और आज एलियन रेसेस से हाथ मिला के ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन के खड़ा है। अब यह सारी बातें चल ही रही थी कि तभी हम प्रेजेंट टाइम में वर्चुअल कॉल के बाहर का सीन देखते हैं। लुफेंग ऑलरेडी यान क्लान की रॉयल टेरिटरी के बाहर पहुंच चुका था और आते साथ ही वह यान एम्परर को कहता है, बाहर निकलो, अब बस बहुत हो गया। पूरी की पूरी फौज मैदान में उतर जाती है और सब एक सुर में कहने लगते हैं, जो भी हमारे एम्परर की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसे जीने का कोई हक नहीं, और एक ह्यूमन को तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहते हुए जैसे ही वह सब उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तब तक यन एम्परर आ चुका था। उसकी फायर स्टेयर सीधा लुफेंग के सामने बिछ जाती है और वह लुफेंग का वेलकम करता है। लुफेंग एक कदम आगे बढ़ाता है और अगला पल वह सीधा यन एम्परर के रॉयल पैलेस के हॉल में पहुंच चुका था। यन एम्परर अपने थ्रोन पे बैठा था और लुफेंग को देख के स्माइल करता है, कहने लगता है, फाइनली मेरे थर्ड जूनियर ब्रदर, तुम यहाँ आ ही गए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।